उस शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वर्नन अंकल ने ऐसा काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वे हैरी की अलमारी में उससे मिलने गए। जैसे ही वर्नन अंकल दरवाजे में जैसे तैसे घुसकर अंदर आए, हैरी ने पूछा, मेरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे किसने चिट्ठी लिखी है? किसी ने नहीं, उस पर गलती से तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। वर्नन अंकल ने रूखेपन से कहा, मैंने चिट्ठी जला दी है। कहीं कोई गलती नहीं थी, हैरी ने गुस्से में कहा, उस पर मेरी अलमारी का पता लिखा था। चुप रहो! वर्नन अंकल इतने जोर से चीखे कि छत से 2 मकड़ियाँ नीचे गिर पड़ी। कई गहरी सांसें लेने के बाद वर्नन अंकल ने अपने चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जो बहुत कष्ट में दिख रहा था। अच्छा हाँ, इस अलमारी के बारे में तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे, अब तुम्हारे हिसाब से ये अलमारी थोड़ी छोटी पड़ने लगी है। हमने सोचा अच्छा यही रहेगा कि तुम डडली के दूसरे बेडरूम में रहने लगो। क्यों? हैरी ने कहा। सवाल मत पूछो, अंकल ने गुर्राते हुए कहा। अपना सामान उठाओ, सामान ऊपर ले जाओ अभी। डर्सली परिवार के घर में 4 बेडरूम थे। एक वर्नन अंकल और पेटूनिया आंटी के लिए, दूसरा मेहमानों के लिए, आमतौर पर वर्नन अंकल की बहन मार्ज, तीसरा जिसमें डडली सोता था, और चौथा वह जहां डडली के अपने खिलौने और वे सारी चीज़ें रखता था जो उसके पहले बेडरूम में नहीं समा पाती थी। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी के इस कमरे तक ले जाने में सिर्फ एक ही चक्कर लगाना पड़ा। वो बिस्तर पर बैठा और उसने अपने चारों तरफ देखा, जहाँ रखी लगभग हर चीज़ टूटी फूटी थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे और सही सलामत टैंक के ऊपर रखा पड़ा था, जिसे एक बार डडली ने पड़ोसी के कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टेलीविज़न रखा था, जिसे उसने उस दिन लात मारकर तोड़ दिया था, जब उसका मनपसंद सीरियल नहीं आया था। पक्षी रखने का एक बड़ा सा पिंजरा भी था, जिसमें कभी एक तोता रहता था, जिसकी अदला बदली करके डडली ने स्कूल के एक दोस्त से असली एयर राइफ़ल ली थी। वो राइफ़ल शेल्फ के ऊपर रखी थी और उसका कोना बुरी तरह चिपका हुआ था, क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी की शेल्फों में किताबें रखी थीं। कमरे में बस किताबें ही ऐसी दिख रही थी जिन्हें कभी छुआ ही नहीं गया था। नीचे से डडली अपनी माँ पर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मैं नहीं चाहता वो वहाँ रहे, मुझे कमरा चाहिए, उसे वहाँ से निकालो। हैरी ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए वह सब कुछ दे सकता था, पर आज वो बिना चिट्ठी के इस कमरे में रहने की बजाय चिट्ठी के साथ उस अलमारी में वापस जाने के लिए तैयार था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुप थे। डडली सदमे में था। वो चीखा, चिल्लाया था, अपने डैडी को अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी से मारा था, बीमारी का नाटक किया था, अपनी माँ को लातें मारी थी, ग्रीन हाउस की छत से अपने कछुए को फेंका था, और इस सब के बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी गुजरे हुए कल से इसी समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था कि काश उसने हॉल में ही अपनी चिट्ठी पढ़ ली होती। वर्नन अंकल और पेटूनिया आंटी एक दूसरे की तरफ रहस्यमय ढंग से देख रहे थे। वर्नन अंकल हैरी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे, और जब डाक आई तो उन्होंने डडली को डाक लेने भेजा। डडली पूरे हॉल में स्मेल्टिंग्स की छड़ी से हर चीज़ को ठोकता हुआ गया। फिर वो चिल्लाया, एक और चिट्ठी आ गई, मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्राइवेट ड्राइव। दबी हुई चीख के साथ वर्नन अंकल कुर्सी से उछले और उन्होंने कमरे में दौड़ लगा दी। हैरी उनके ठीक पीछे दौड़ रहा था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए वर्नन अंकल को उसे ज़मीन पर गिराना पड़ा। ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हैरी ने पीछे से हाथ डालकर वर्नन अंकल की गर्दन पकड़ ली थी। 1 मिनट की उठापटक के बाद, जिसमें हर एक को स्मेल्टिंग्स की छड़ी कई बार पड़ी, वर्नन अंकल सीधे खड़े हो गए। वो हाँफ रहे थे और हैरी की चिट्ठी उनके हाथ में थी। अपनी अलमारी में जाओ, मेरा मतलब अपने बेडरूम में, वे हैरी से हाँफते हुए बोले। डडली, तुम भी जाओ, दफ़ा हो जाओ। हैरी अपने कमरे में गोल गोल घूमता रहा। कोई जानता था कि वो अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा था, और यह भी जानता था कि उसे पहली चिट्ठी नहीं मिली थी। निश्चित रूप से इसका मतलब यह था कि वह दोबारा कोशिश करेगा, और इस बार वह ऐसा इंतज़ाम कर लेगा ताकि वह उस तक चिट्ठी पहुंचाने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह 6 बजे सुधरी हुई अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपककर उसे बंद किया और चुपचाप कपड़े पहने। वो डर्सली को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना लाइट जलाए वो दबे पांव नीचे उतरा। वो प्राइवेट ड्राइव के कोने पर पोस्टमैन का इंतज़ार करने जा रहा था ताकि नंबर 4 की चिट्ठियाँ सबसे पहले उसी के हाथ लगे। अंधेरे हॉल से बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आह! हैरी हवा में उछल पड़ा।
वो फर्श पर पड़ी मोटी और गिलगिली चीज़ पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज़ पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट्ट से जली और हैरी ये देखकर आतंकित हो गया कि जिस गिलगिली चीज़ पर वो चढ़ा था वो उसके अंकल का चेहरा था। वर्नन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिककर सो रहे थे। ये बात तय थी कि वे पक्का इंतज़ाम कर लेना चाहते थे ताकि हैरी वो काम न कर पाए जिसे करने की वो कोशिश कर रहा था। वो आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने एक कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया और जब वे लौट कर आया तब तक डाक आ चुकी थी और वर्नन अंकल की गोद में पड़ी थी। हैरी को दिख रहा था कि 3 चिट्ठियों पर हरी स्याही से पता लिखा था। मैं चाहता हूँ, उसने कहना शुरू किया, परंतु वर्नन अंकल उसकी आंखों के सामने चिट्ठियाँ फाड़ रहे थे। वर्नन अंकल उस दिन ऑफिस नहीं गए, वे घर पर ही रहे और उन्होंने कील ठोककर लेटर बॉक्स को बंद कर दिया। देखो, मुंह में कीले भरी होने के बावजूद वे पेटूनिया आंटी को समझा रहे थे, वे लोग चिट्ठियाँ नहीं पहुँचा पाएंगे तो हार मान लेंगे। वर्नन, मुझे नहीं लगता कि वे लोग इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अरे, वे लोग तुम्हारी और मेरी तरह थोड़ी सोचते हैं, उनके सोचने का ढंग बहुत अजीब है, वर्नन अंकल ने कहा और उन्होंने एक कील को फ्रूट केक के उस टुकड़े से ठोंकने की कोशिश की जो पेटूनिया आंटी उनके खाने के लिए लाई थी। शुक्रवार को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियाँ आ गईं। जब चिट्ठियाँ लेटर बॉक्स में अंदर नहीं घुसी तो उन्हें दरवाजे के नीचे सरकाकर अंदर डाला गया। कुछ चिट्ठियों को किनारे की दरारों से और कुछ को तो नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान से अंदर डाला गया। वर्नन अंकल उस दिन भी घर पर ही रहे। सारी चिट्ठियों को जलाने के बाद उन्होंने हथौड़ी और कीलें उठाकर अगले और पिछले दरवाज़ों की सारी दरारें बंद कर दी। अब कोई अंदर तो क्या, बाहर भी नहीं जा सकता। काम करते करते वो टिप्टो थ्रू द ट्यूलिप्स गुनगुना रहे थे और ज़रा सी आवाज़ पर चौंक जाते थे। शनिवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियां घर के अंदर घुस गईं, जो 2 दर्जन अंडों के भीतर एक एक करके मोड़ी और छुपाई गई थी। उनका दूध वाला बहुत परेशान दिख रहा था। जब उसने ये अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पेटूनिया आंटी को दिए, वर्नन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फ़ोन करने लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वे इसकी शिकायत कर सकें। इसी बीच पेटूनिया आंटी ने अपनी मिक्सी में 2 चिट्ठियाँ पीस डाली। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जो तुमसे कुछ कहने के लिए इतना झटपटा रहा है? डडली ने हैरी से आश्चर्य से पूछा। रविवार सुबह नाश्ते की टेबल पर वर्नन अंकल थके हुए और थोड़े बीमार दिख रहे थे, परंतु वे खुश थे। इतवार को डाक नहीं आती। उन्होंने अखबार पर मुरब्बा लगाते हुए उन्हें खुशी खुशी याद दिलाया, आज कोई बेहुदा चिट्ठी नहीं आ सकती। जब वे बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी से कोई चीज़ सरसराती हुई नीचे आई और उनके सिर के पिछले हिस्से पर चटाक से पड़ी। अगले ही पल अंगीठी से 30 या 40 चिट्ठियाँ गोलियों की तरह बरसने लगीं। बाकी सभी ने अपना सिर झुका लिया, परंतु हैरी चिट्ठी पकड़ने के लिए हवा में उछला। बाहर जाओ, बाहर जाओ। वर्नन अंकल ने हैरी को कमर से पकड़ा और बाहर हॉल में फेंक दिया। जब पेटूनिया आंटी और डडली अपने चेहरों पर हाथ रखकर बाहर निकल गए तो वर्नन अंकल ने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद भी बाहर से वे सुन सकते थे कि चिट्ठियाँ अब भी कमरे में तैरती हुई घुस रही थीं और दीवारों तथा फर्श पर टकरा रही थीं। बहुत हो गया, वर्नन अंकल ने कहा। वे शांत लहजे में बोलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु बोलते समय वे अपनी मूंछ के बाल लगातार उखाड़ते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जा, हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं। सिर्फ कुछ कपड़े पैक कर लो, कोई बहस नहीं। अपनी आधी मूंछ के बिना वे इतने खतरनाक दिख रहे थे कि उनसे बहस करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 10 मिनट बाद वे कीलों से बंद दरवाज़ों को झटके से खींचते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर आए। कार में बैठे और कार हाईवे पर हवा से बातें करने लगी। डडली पिछली सीट पर सुबक रहा था, उसके डैडी ने उसे सिर पर मार दिया था। कार हाईवे पर हवा से बातें करने लगी। डडली अपनी पिछली सीट पर सुबक रहा था, उसके डैडी ने उसे सिर पर मार दिया था क्योंकि अपने टेलीविज़न, वीसीआर और कंप्यूटर को स्पोर्ट्स बैग में पैक करने में उसे कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था। उनकी कार चलती रही और चलती रही, यहाँ तक कि पेटूनिया आंटी भी यह पूछने में डर रही थी कि वे कहाँ जा रहे हैं। बीच बीच में वर्नन अंकल झटके से गाड़ी मोड़ लेते और कुछ समय तक विपरीत दिशा में कार चलाने लगते। जब वे झटके से गाड़ी मोड़ते तो ये वह शब्द बुदबुदाते थे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे। दिन भर हो गया, परंतु वे खाने पीने के लिए कहीं भी नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी ज़िंदगी में इतना बुरा दिन पहले कभी नहीं गुजरा था। वो भूखा था, उसके 5 मनपसंद टेलीविज़न सीरियल छूट गए थे। यही नहीं,
आज से पहले वह अपने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन को लात मारे बिना इतने समय तक कभी नहीं रहा था। आखिरकार वर्नन अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके, जो एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैरी एक कमरे में सोए, जिसमें डबल बेड था और सीली हुई गंदी चादरें थीं। डडली खर्राटे भरने लगा, पर हैरी जागता रहा। वह खिड़की की चौखट के पर बैठकर नीचे से गुजरती हुई कारों की रोशनियां देख रहा था और सोच रहा था।